नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों ने ये वीडियो डिमांड किया था कि सर जितने भी महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन हैं उसको आप बता दीजिए, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उसको आप बता दीजिए, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो ठीक है, अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। इस एक वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, जितने भी संवैधानिक संशोधन हुए हैं, सभी को लाइन से देखेंगे, ट्रिक्स से याद करेंगे और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये आपने कर लिया तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर काफ़ी अच्छा पकड़ हो जाएगा। बस वीडियो लास्ट तक देखना है। आखिरी के अमेंडमेंट्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट्स हैं। ठीक, तो जो भी बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा होगा, हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे चल के आपको एक से एक कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसका PDF कहाँ पे मिलेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल में। PDF कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल में। PDF कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और एक बात मैं और आपको बता देता हूँ कि टेलीग्राम हो सकता है बंद हो जाए, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइएगा, वो भी इसी नाम से योगेंद्र साहू क्लासेस। टेलीग्राम में व्हाट्सएप का लिंक मिल रहेगा, आप उसमें जुड़ जाइएगा। बाकी सारे कंटेंट आपको वहाँ मिलते रहेंगे। शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। अमेंडमेंट 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है साधारण बहुमत से सिंपल मेजॉरिटी, दूसरा होता है विशेष बहुमत से स्पेशल मेजॉरिटी, और तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, रेटिफिकेशन फ्रॉम द हाफ ऑफ द स्टेट्स। संशोधन अमेंडमेंट, संविधान में संशोधन 3 प्रकार से होता है। एक साधारण बहुमत से सिंपल मेजॉरिटी, एक स्पेशल मेजॉरिटी, और एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस आधे से ज्यादा आधे राज्यों का अनुमोदन लगेगा। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, आधे से ज्यादा नहीं है, आधा है, क्योंकि ये बारीक से बारीक बात हमको ध्यान रखने पड़ते हैं। अब ये साधारण बहुमत मतलब क्या? जितने भी 50% लोग प्रेजेंट है ना, 50% से ज्यादा हुआ वो साधारण बहुमत है। मान के चलो 11 लोग बैठे हुए हैं, 6 लोगों ने फेवर में वोट दे दिया, 5 लोगों ने अगेंस्ट में दे दिया, तो 6-5 ज्यादा हो गया, 50% ज्यादा हो गया, तो ये पास हो जाएगा बिल। तो ये सिंपल मेजोरिटी हो गया। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है? प्रेजेंट एंड वोटिंग, टोटल मेंबर का 50% प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। कुल मेंबर जितने भी होंगे उनका 50% तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ जितने उपस्थित हैं और मतदान कर रहे हैं उन लोग का 2/3 लगेगा। और इसमें ये विशेष वाला कंसेप्ट जो मैं अभी बताया वो तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ आधे राज्यों का अनुमोदन चाहिए होता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब ये 3 में से ये जो 2 विशेष और विशेष प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन है, ये हमारा आर्टिकल 368 के तहत होता है। ये आर्टिकल 368 के तहत होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये आर्टिकल 368 के तहत हो, ये साधारण बहुमत अलग है, ये आर्टिकल 368 के तहत कवर होता है। तो इस आर्टिकल 368 को आप याद रखेंगे। तो पहला अमेंडमेंट ध्यान रखना, पहला अमेंडमेंट 1951 में हुआ। पहला अमेंडमेंट 1951 में हुआ और किस पर बेस्ड था? तो ये भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाला गया। ठीक है, 9th शेड्यूल। पहले इससे पहले 8 शेड्यूल तक हुआ करता था, 8 शेड्यूल। बाद में 9वां शेड्यूल आया पहले अमेंडमेंट से। फर्स्ट अमेंडमेंट में 9वां शेड्यूल, फिर आपका 10वां शेड्यूल की हम बात करें, 9वां शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट, 10वां शेड्यूल 52वां अमेंडमेंट में आया, 11वां शेड्यूल मतलब अनुसूची 11वां अनुसूची आया है आपका। ये पहला अमेंडमेंट 1951, 52वां वाला 1985, और 11वां जुड़ा है 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 12वां जुड़ा है 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992, 73 वाला। ठीक है, तो भूमि सुधार कानून, लैंड रिफॉर्म्स से संबंधी प्रावधान पहले अनुसूची में जोड़े गए।
ठीक है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाया गया। तो यहाँ पे पहला संविधान संशोधन, इसका ईयर भी आप याद रखेंगे 1951। तो पहला और यहाँ से एक आप याद रख सकते हो, क्योंकि 1950 में हमारा संविधान बन के रेडी हुआ ही था। तो ठीक 1 साल बाद पहला अमेंडमेंट आया। ऐसे आप रिलेट करके कितने आसानी से याद रख सकते हो। तो ये याद हो गया। चलो अब 7th अमेंडमेंट 1956, 7th अमेंडमेंट 1956। तो देखो यहाँ पे याद रखना 7 से 7 याद रखना, 7 तो जितने भी 7 भाषा बोलने वाले थे उन लोगों को एक जगह रख दिया गया ऐसे रिलेट करने के लिए। राज्यों का पुनर्गठन किया गया, पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। तो जितने एक साथ भाषा वाले थे, एक जगह भौगोलिक परिस्थिति थी, उनको 7 रख दिया गया, पुनर्गठन कर दिया गया, ऐसे याद रखना। तो जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ है वो कौन से अमेंडमेंट में हुआ है? तो याद रखेंगे 7th अमेंडमेंट। क्या याद रखना? 7th अमेंडमेंट आप याद रखेंगे। ठीक है, तो राज्यों का पुनर्गठन किया गया 7th अमेंडमेंट में, राज्यों का पुनर्गठन किया गया 7th अमेंडमेंट में। अब देखो जब भी कोई ग्रुप में रहता है, जब भी कोई ग्रुप में रहता है, 7 रहते हैं, तो एकदम 56 इंच का सीना लेके घूमते रहते हैं, सीना चौड़ा करके घूमते रहते हैं। ठीक है, तो 56 इंच से रखना 1956। तो 7th अमेंडमेंट 1956 में हुआ, राज्यों का पुनर्गठन किया गया है, 3 श्रेणियों के राज्यों का एकीकरण किया गया था। इससे संबंधित अनुच्छेद इतने सारे हैं, एक बार आप नजर डाल लेंगे तो अच्छा रहेगा। आर्टिकल्स अगर आपको याद होंगे तो इस पे नजर डालना काम का बात हो जाएगा। देखो 9वां अमेंडमेंट 1960 में हुआ। ठीक, मुख्य बिंदु क्या था? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद का निपटारा। अब देखो सीमा विवाद चल रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच, तो फाइटिंग चल रहा था, झगड़ा चल रहा था। तो बोलते नहीं झगड़ा नहीं, नो झगड़ा, नो फाइटिंग, नो फाइटिंग। तो नो फाइटिंग से 9वां संविधान संशोधन भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े से संबंधित है, झगड़े निपटारे से संबंधित है, सीमा विवाद से संबंधित है। ठीक है, तो संबंधित अनुच्छेद क्या थे? 3 और पहले अनुसूची। ये एक्सटर्नल और इंटरनल की अगर हम बात करेंगे, आर्टिकल जब देखेंगे ना तो ये पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक, अभी बस मैं ये आपके नोट्स के लिए लिखा दिया हूं कि कौन से आर्टिकल में भी संशोधन किया गया। बाकी आपको ये संशोधन नंबर याद रखना है, इसका ईयर आपको याद रखना है, और किससे संबंधित था वो आपको याद रखना है। इतना क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। 10 से 10वां अमेंडमेंट और 10 से दादर और नागर हवेली, दादर और नागर हवेली, 10 से 10वां और 10 से दादर और नागर हवेली, 10 से दमन और दीव। ठीक है, और 10 से ही पुर्तगाल। बोले सर 10 से पुर्तगाल, हाँ अरे 2 ठोक याद कर लेना, साथ में पुर्तगाल एक्स्ट्रा याद कर लो, क्या तकलीफ है। ठीक है, तो जो 10वां अमेंडमेंट हुआ उससे दादर और नागर हवेली, ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हूं, यहाँ पे नहीं लिखा है, दादर और नागर हवेली को 7वें यूनियन टेरिटरी के रूप में, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जोड़ा गया भारत में। 10वां संविधान संशोधन 1961, 10वां संविधान संशोधन 1961, 10वां और 10 से दादर और नागर हवेली, और 10 से ही दमन और दीव याद रख लेंगे आप, पुर्तगाल को भी याद रख लेंगे। देखो 1961 का डेट आपको याद होगा, क्योंकि पुर्तगाली वो व्यक्ति थे, वो लोग थे, वो देश था जो सबसे पहले भारत में आए और सबसे लास्ट में भारत में गए। 1498 में ये भारत में आए थे और 1961 में गए। तो गोवा इनके कब्जे में थे ना, कब्जे में था तो उसको छुड़ाया है ना। तो इतना बात आप याद रखेंगे, दादर नगर हवेली, दमन दीव, पुर्तगाली। ठीक, पहली अनुसूची में अमेंडमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि पहली अनुसूची में नाम पता गांव है, भारत के कौन कौन से क्षेत्र होंगे वो सब नाम, सीमा, ये सब बताया गया है उसमें। ठीक, चलो 14वां अमेंडमेंट से पहले हम लोग 13वां अमेंडमेंट पढ़ेंगे। 13वां अमेंडमेंट भी इंपॉर्टेंट है। 13वां अमेंडमेंट में नागालैंड को जोड़ा गया है, नागालैंड। ठीक है, 13वां अमेंडमेंट में नागालैंड जोड़ा गया, नागालैंड को जोड़ा गया है 13वां अमेंडमेंट में। ठीक, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद 14 अमेंडमेंट में पौंडीचेरी और अन्य क्षेत्रों का भारत में विलय कर लिया गया। ये 14वां उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 13वां लेकिन याद रखना नागालैंड का। अब देखो 24 आया, 24 से पहले मैं एक 21वां अमेंडमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। लाइन से 3 अमेंडमेंट हम देखेंगे। 21st अमेंडमेंट 1967, फिर 71वां अमेंडमेंट मतलब संविधान संशोधन 1992, और देखो 21 से 71 है। फिर ये जो 92 है ना, या 92 को इधर रखना, 92 अमेंडमेंट 2003। अभी जब 1 था तो ये 2 हो गया, ये 2 था तो ये 3 हो गया, और ये 92 उठ के इधर 92 आ गया। ये 3 क्या चीज़ है अभी मैं बताता हूँ, लाइन से हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो संविधान की आप 8वीं अनुसूची में जाएंगे, 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में जाएंगे तो 8th शेड्यूल में पहले 14 भाषा शामिल था। ठीक है, कितने भाषा शामिल थे? 14 भाषा शामिल थे, 14 भाषा शामिल था। ठीक है, बाद में 8 भाषा और जोड़ दिया गया और टोटल कितने भाषा हो गए 8वीं अनुसूची में? 22 भाषा हो गए। कितने हो गए? 22 भाषा।
तो 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी को जोड़ा गया, याद रहेगी। ठीक है, तो सिंधी को जोड़ा गया। 14 भाषा में एक हो गया, 15 हो गया। तो कैसे याद रखेंगे? देखो 1967, स से 67 और स से सिंधी, स से 67 और स से सिंधी याद रहेंगे। ठीक है, फिर 71वां संविधान संशोधन 2171 याद रखना। 1992 में नमक जोड़ा गया। नमक, नमक में ना से रखना नेपाली, म से याद रखेंगे मणिपुरी, और क से रखना कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नमक, नमक जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन में। ठीक है, 92। अब ये 92 इधर लिख देना, 92 संविधान संशोधन 2003, और ये 2 है तो ये 3। इसमें जोड़ा गया बॉडमस। मैथ्स में एक रूल होता है बॉडमस रूल, बॉडमस, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन, याद है कुछ? तो यही 92 संविधान संशोधन में बॉडमस जोड़ा गया। बॉड से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, डोगरी नहीं है, डोगरी है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये सभी भाषा जोड़े गए। तो यहाँ पे 1 + 3 4, 4 + 4 8, तो 14 + 8 अब कितने भाषा हैं? 22 भाषा हैं। तो ये आप याद रखेंगे कि 21वां संविधान संशोधन जो कि सिंधी भाषा से संबंधित है। समझ आ रही बात? अब देखो, अब 24वां संविधान संशोधन 1971, इसकी कहानी बताने से पहले मैं इंदिरा गांधी की कहानी बताता हूं। देखो, एक वाद था, 1967 की बात है, 1967 की बात है। ये गोलकनाथ वाद से जाना जाता है इतिहास में, संविधान की दृष्टि से देखा जाए तो गोलकनाथ वाद। तो जो गोलकनाथ वाद था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि जो संसद है, संसद, पार्लियामेंट, अब संसद मतलब जिसकी सरकार है उसी की संसद है, समझ लो। लोकसभा, राज्यसभा जिसकी सरकार है वही कानून बनाती है, और क्या, संसद में उन्हीं लोग तो बैठे हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने संसद को क्या बोल दिया कि भैया आप फंडामेंटल राइट में कोई भी संवैधानिक संशोधन नहीं कर सकते, कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तो ये वो दौर था इंदिरा गांधी वाला, जब सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच बहुत तनातनी चलता था। कभी मौका मिला संविधान पढ़ाने का तो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। ठीक, अभी ये एक इंदिरा गांधी की सरकार आएगी, जस्ट मोरारजी देसाई की सरकार आएगी। इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन में जो भी कुछ किए, 44वें में उसको पूरा पलटा गया मोरारजी देसाई के द्वारा, लोकतंत्र को बचाने का प्रयास किया गया। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि संसद भैया फंडामेंटल राइट में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती, बस इतना बोला गया था, इतना बोला गया था। तो उसी के जवाब में 24वां संविधान संशोधन 1971 लाया गया था, इसी को काउंटर करने के लिए। बोले ऐसे कैसे नहीं कर सकती, तो 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा ये संसद को पावर दिया गया कि संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है, मतलब संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। और जो मेन बात यहाँ पे नहीं लिखा है वो है किसी भी भाग में, संसद किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 13 और 368 तो आप अमेंडमेंट का कहानी में बताए, 13 में भी न्यायिक समीक्षा से लेकर बात है। चलो ठीक, इतनी सी बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 25वां संविधान संशोधन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, संपत्ति अधिकार पर राज्य का नियंत्रण, आर्टिकल 31, ये आगे चल के पूरा हट ही जाएगा, डिलीट हो जाता है। तो 25वें संविधान संशोधन अभी उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 26वां संविधान संशोधन, ये आपको याद रखना, 26वां संविधान संशोधन, इसको मैं कैसे याद किया हूँ, स्पेशल 26 से। एक अक्षय कुमार की थी शायद मूवी स्पेशल 26, तो 26 से स्पेशल याद रखना। तो देखो, जितने भी देसी रियासत के राजा महाराजा थे ना, उनको जब भारत में उनका विलय किया गया तो उनको बहुत सारी सुविधाएं दी गई थी अलग से। उसी सुविधा को, इसी प्रिविलेज को क्या बोलते थे, प्रीवी पर्स बोलते थे। क्या बोलते थे? प्रीवी पर्स। तो जो राजाओं को प्रीवी पर्स था, इंदिरा गांधी ने एकदम कठोर फैसला लिया, बोले सारी जनता बराबर है, ये सब तुमको कोई प्रीवी पर्स नहीं मिलना चाहिए। तो 26वें संविधान संशोधन, 26 मतलब स्पेशल 26, इन लोगों को स्पेशल बेनिफिट मिल रहा था प्रीवी पर्स के रूप में। तो बोले ये प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी गई। 26वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा राजाओं के प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी गई। इंदिरा गांधी की सरकार के समय की बात है ये, 1971। ठीक, समझ आ रही बात? तो ये याद रहेगा। तो स्पेशल 26 से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे चल के 31वां संविधान संशोधन, लोकसभा की सीट को बढ़ाकर 525 से 545 कर दी गई। अनुच्छेद 81 है। देखो, ये याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो उतना नहीं पूछा जाता एग्जाम में, भूले भट के पूछ दिया कभी तो ठीक है, एक बार रीड मार के छोड़ देना। बाकी मैं जिसको रिलेट करा के याद करा रहा हूँ, जिसको ट्रिक के माध्यम से याद करा रहा हूँ, जैसे मैंने याद किया हुआ है, तो मैं आपको इतना मेहनत इसलिए करके बता रहा हूँ ताकि आपको भी याद रहे, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी जिसको रीड मारने बोल दिया उसको एक बार रीड बस कर लेना। अब मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल बताता हूँ। एक लड़की का नाम याद रखेंगे, सरला। बोले सर कौन है सरला, क्या कहानी है सरला के पीछे? कोई कहानी नहीं है। साथ से याद रखेंगे संसद,
पार्लियामेंट। र से याद रखेंगे राज्यसभा, क्या याद रखोगे, राज्यसभा। और ल से याद रखोगे लोकसभा, क्या याद रखोगे, लोकसभा। तो जो संसद का आर्टिकल है वो है 79 है, संसद का आर्टिकल वो कितना है, 79 है। राज्यसभा का आर्टिकल है 80 और लोकसभा का आर्टिकल है 81। ठीक है, आगे चल के कभी अगर आपको आर्टिकल्स में भी दिक्कत आ रही है अनुच्छेद को याद करने में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं अनुच्छेद से रिलेटेड भी इतने 200 से लेकर 250 आर्टिकल आपके मुंह जबानी आपको याद होंगे, 200 से लेकर 250। ठीक, ये मेरी गारंटी है कि बहुत आसान है याद करना। ठीक है, बहुत ही आसान है लेकिन लोग उसको आर्टिकल को छोड़ देते हैं। 200 से 250 आर्टिकल मुंह जबानी रटा जाएंगे आपको, जितने भी काम के। ठीक, तो ये आर्टिकल है ना, तो लोकसभा संबंधित आर्टिकल कौन सा है, 81 है। ठीक है चलो अब आगे देखो, 36वां संविधान संशोधन सिक्किम राज्य के गठन से संबंधित है। तो सिक्किम के साथ पहले 36 का आंकड़ा था, 36 का आंकड़ा था। देखो, भारत और चाइना के बीच सिक्किम राज्य पड़ता है, तो सिक्किम को लेकर चाइना भी कॉन्शियस था और ये भी, तो दोनों भैया सिक्किम को पाना चाहते थे। तो सिक्किम के साथ भारत का 36 का आंकड़ा था। सिक्किम शुरुआत में भारत से नहीं मिल रहा था, मिलने पे मना कर दिया गया था। ठीक है, अब मैं इंदिरा गांधी की सरकार के समय बहुत ही सूझबूझ भरा निर्णय ये भी लिया गया, नहीं तो आज सिक्किम हमारे भारत राज्य का हिस्सा नहीं होता, भारत देश का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, अब देखो, तो 36 का आंकड़ा सिक्किम के साथ ऐसे आप याद रख लेना। ठीक है, अब 35वां संविधान संशोधन हुआ, 35th अमेंडमेंट 1975। उसके तहत हमारे पहले भाग में आर्टिकल 2A जोड़ा गया, 2 के बाद 2A। ये 2A क्या था, एसोसिएट स्टेट का नया कंसेप्ट आया, एसोसिएट स्टेट, सह राज्य। तो पहले जो सिक्किम हमारे भारत का भाग नहीं था, वो बोले तुम राज्य नहीं हो, तुम क्या हो, सह राज्य हो, तुम पुरुष नहीं हो, तुम महापुरुष हो। तो इसको स्टेट का दर्जा ना देते हुए एसोसिएट स्टेट दर्जा दिया गया। बोले 2-3 विभाग बस हमारे पास रहेगा, जैसे रक्षा हो गया, विदेश हो गया, बैंकिंग वाला मतलब मनी से रिलेटेड कुछ विभाग हो गए, ये बस हमारे पास रहेगा, केंद्र सरकार के पास रहेगा, बाकी सारे आंतरिक मामलों में तुम स्वतंत्र हो। तो सिक्किम के राजाओं को ऐसा बहला फुसला के 35वां संविधान संशोधन लाया गया और जोड़ा गया। तो 35वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा ये आर्टिकल 2A जोड़ा गया। उसके तहत सिक्किम अभी भारत का कंप्लीट पार्ट नहीं बना है, बस भारत के अंदर शामिल कर लिए और उसको दर्जा दिया एसोसिएट स्टेट का। आगे चल के 36वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, सिक्किम राज्य तो पहले मिल गया था, ये 2A को समाप्त कर दिए, मतलब एसोसिएट स्टेट का जो कंसेप्ट था ना उसको समाप्त कर दिया। बोले कोई एसोसिएट स्टेट नहीं। बोले सर तो हम जो थे हम कहाँ जाए, बोले तुम पहले आ चुके हो। इसीलिए बोला था सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा बना 1975 में। ठीक, इसलिए आर्टिकल 2A का यहाँ पे मेंशन है और पहली अनुसूची में थोड़ा बहुत छेड़छाड़ किया गया, क्योंकि पहली अनुसूची में सब नाम पता गाँव। चलो, 38वां संविधान संशोधन 1975 का ये क्या बोले, राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेशों को न्यायिक समीक्षा से मुक्त रखा गया। अब ये जो आर्टिकल 123 है ना, ये ऑर्डिनेंस की बात करता है। ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश, अध्यादेश जो कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। जस्ट 90 जोड़ोगे 213 आएगा, क्योंकि संविधान में एक रूल है 89 और 90 का, इसके माध्यम से आप बहुत सारे आर्टिकल्स को इजीली याद कर सकते हो। मैं वही बोला, आर्टिकल के लिए कि अगर आप बोलेंगे कि वीडियो बनाए तो मैं बिल्कुल बनाऊंगा उस पर। और ये 89, 90, 91, 101, 102 ये एक रूल है जिससे हम शुरुआत के कुछ आर्टिकल्स को याद रखेंगे 50-60, तो अगला 50-60 इजिली याद हो जाएगा। ठीक, जैसे मैं 72 को उदाहरण देता हूँ, 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, 72 में 90 जोड़ दो, 90 नहीं 89 जोड़ोगे प्लस 89, ये 89 रूल फॉलो करता है, तो आपका आर्टिकल आ गया 161। तो 161 में राज्यपाल की क्षमता की शक्ति है, 123 में अध्यादेश की शक्ति है राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की, तो राज्यपाल के पास 213 में है। ठीक, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेशों को न्यायिक समीक्षा से मुक्त रखा गया। अब बोले सर ये 352, 356 क्यों आ गए, ये इस पर मैं बात करूंगा। ये अभी नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में बात है। देखो, ये उस समय का दौर था जब इमरजेंसी के आसपास की घटना ही इमरजेंसी लगा हुआ था, तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती थी। भकाभक अध्यादेश जारी किए जा रहे हैं, और अध्यादेश को भी नियम कानून की तरह ही ट्रीट किया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच ऐसी तनातनी का माहौल चल ही रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट बोले कि भैया ये गलत कर रहे हो तुम, हम रिव्यू करेंगे। तो इंदिरा गांधी की सरकार ने 38वां संविधान संशोधन लाया और बोला कि भैया इनके द्वारा जो अध्यादेश जारी किए ना वो न्यायिक समीक्षा से बाहर होगा, उस पर कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, कोई जज उसको आवाज नहीं उठा सकता उसके खिलाफ।
ठीक है। तो 38वां संविधान संशोधन में 8 जितने भी आते हैं ना उसको मैं हट से याद कर लें, हट चलो हट, कोई तुम्हारा अधिकार नहीं, ऐसे लेट कर लिया हट से, 38 आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं 39वां संविधान संशोधन। देखो 39वें संविधान संशोधन में नाम तो बहुत सारे हैं, लोकसभा चुनाव भी हैं, पीएम, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये तीनों के चुनाव में, तीनों के चुनाव को, तीनों से आगना 3-9, तीनों के चुनाव संबंधी कोई भी विवाद होगा उसको भी न्यायिक समीक्षा से बाहर रख दिया गया। ठीक है, तो तीनों के चुनाव के जो भी नतीजे रहेंगे, जो भी विवाद रहेंगे, उसको कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी उसकी भी। तो तीनों से 3-9 याद रखना, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री के चुनावी वादों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये बात याद रखेंगे आप। ठीक है, 40वां संशोधन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हो। 42वां संविधान संशोधन की हम बात करेंगे, लेकिन इसको अलग से देखेंगे, यहाँ पे लाइन से अब चल रहे हैं तो इसको मैं जुड़वा दिया हूँ 42 और 44वें को। लेकिन अगर बात करें, इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए, आखिरी में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बस मैं आपको ईयर याद करा देता हूँ। ये देखो 4+2 करके 6 आता है ना, तो ये 1976 है, और 4+4 करके 8 आता है तो ये 1978 है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में है। तो ये 2 डेट और 2 ईयर याद रखेंगे, इसमें अपन डिटेल से बात करेंगे अभी आगे चल के। 52वां संविधान संशोधन, देखो 10वां अनुसूची जोड़ा गया, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ा गया, और कैसे याद रखोगे, 5 दूनी 10, तो 10वां अनुसूची जोड़ा गया, ये 5 है तो ये भी 5, 1985। 52वां संविधान संशोधन 1985 में एक अमेंडमेंट किया गया, जिसके तहत कौन सा कानून लाया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। मान के चलो मैं बीजेपी के टिकट से सांसद बन गया, लोग तो मुझे बीजेपी को वोट देने करके दिए होंगे ना, लेकिन मैं आगे चल के कांग्रेस ज्वाइन कर लूँ तो भैया फिर ये तो लोगों के साथ धोखा हो गया। तो यही बोले कि दल बदल विरोधी कानून लागू किया जाए, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया 10वीं अनुसूची में। ठीक है, याद हो रहा है, 5 दूनी 10 करके याद रखना, और 5 से वो 85 याद रखेंगे। ठीक, चलो उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है 61वां अमेंडमेंट, उसको भी हम देखेंगे। लेकिन ये 52वां से पहले हम थोड़ा 53, 55 और 56 की बात कर लेते हैं। चलो 52 के बाद थोड़ा सा 53, 55 और 56 में भी नजर डालते हैं। 53, 55 और 56 मैंने अभी बताया। 36वां संविधान संशोधन सिक्किम राज्य के गठन से संबंधित है, सिक्किम राज्य के गठन से। 53 संविधान संशोधन संबंधित है मिजोरम से, ये अमेंडमेंट को याद रखेंगे, मिजोरम। 55 वाला है अरुणाचल प्रदेश से, अरुणाचल प्रदेश से, और 56 वाला है, 56 वाला गोवा से रिलेटेड है, गोवा से संबंधित है। सिक्किम वाला तो पूरा कहानी बताया तो याद रहेगा। 53 में मिजोरम है, ठीक है, 53 में मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर गोवा है। ठीक है, इसको मैं मैगी से रिलेट किया हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। 53, 55, 56 तो याद रह जाएगा, लेकिन ये याद नहीं रहता, अरे मिजोरम पहले था कि कौन सा, तो मैगी से रखना। मैगी क्या, मैगी, म से MAG, मैगी, MAG, M से मिजोरम, A से अरुणाचल प्रदेश और G से गोवा। तो देखो अरुणा और आंचल दोनों पास पास नाम है, अरुणा और आंचल, तो दोनों पास पास खड़े रहते हैं, अरुणा और आंचल पास पास खड़े रहते हैं। पास पास से 5-5 याद रख लेना, अरुणा और आंचल पास पास खड़े रहते हैं, 5-5। और गोवा में मालूम है आपको, वहाँ गोवा, सिक्किम, ये सब में खुलेआम दारू बिकता है, सब बीच के पास टून होके पड़े रहते हैं, तो उन लोग भी 56 इंच का सीना से करके घूमते रहते हैं। एक और 56 इंच के सीने से लेट किए थे, जो कि 7वां संविधान संशोधन था 1956 वाला, ये 56वां संविधान संशोधन है, तो गोवा वहां से लेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके तहत गोवा राज्य बना, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए 61वें संविधान संशोधन 1979 की हम बात करें, 61st अमेंडमेंट 1989, 1989। तो देखो 61 से याद रखना 21, 61 मिलता जुलता फिगर है। तो 61वें संविधान संशोधन के तहत हमारी जो मतदान की आयु 21 साल थी, अभी तो हम लोग 18 साल में देते हैं, तो ये कब हुआ, 61वें संविधान संशोधन 1989 में हुआ है। तो 61 से 21 से घटा के 18 कर दिए,
तो मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। और ये संबंधित अनुच्छेद भी आप याद रखेंगे, आर्टिकल 326 वोट देने का राइट, आर्टिकल 326 कहते थे, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं 69th अमेंडमेंट 1991 की। तो देखो ये 69th अमेंडमेंट ये 6 और 9 दोनों एक जैसा दिखता है, बचपन में तो ऐसी कन्फ्यूजन होता था, तो ये धोखा देने वाली बात है, कभी 6-9 हो गया, 6 को पलटी कर दोगे 9 हो गया, 9 को पलटी कर दे 6 बन गए। तो ना दिल्ली से संबंधित था, और इसको याद करने के लिए मैं अपने ऐसे तरीके से याद किया हूँ, मैं दिल्ली गया हूँ ना, तो वहाँ पे एक से एक जूता, जैसे हम लोग नाइकी का, एडिडास ये सब जूता पहनते हैं, 7-8 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार के जूते के महंगे की एज इट इज डुप्लीकेट कॉपी मिलती है, वहाँ रोड में पड़े रहती है, आप जज नहीं कर पाओगे। जितने कई जो साल से अनुभवी व्यक्ति है ना, वो भी उसको पकड़ के देख के जज नहीं कर पाएंगे कि असली है कि नकली है। हाँ, रोड में चढ़ा है तो आप बोल दोगे, लेकिन जब दोनों जूते को कंपैरिजन करोगे ना, डिफरेंस फील नहीं होता है, इतना बारीकी से बना देते हैं फर्स्ट कॉपी। तो मैं उसको ऐसे याद कर लिया, 6 को 9 बता के बेच दी, 9 को 6 बता के बेच दिया, ऐसा दिल्ली में। तो याद ना, मुख्य बिंदु क्या था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला और विधानसभा की स्थापना की गई। और कौन से आर्टिकल के तहत, तो 239 AA, ये याद रखना, 239 AA याद रखेंगे। तो ये 69th अमेंडमेंट से ये 9 इधर याद रखेंगे, और ये 239 भी 9 याद रखना। किससे रिलेटेड है, दिल्ली से रिलेटेड है, तो ये दिल्ली आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो 73वां और 74वां संविधान संशोधन दोनों आप याद रखना, ये पंचायती राज से संबंधित है और ये नगरीय निकाय से संबंधित है। इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। ये पंचायती राज मतलब ग्रामीण विकास से संबंधित, और शहरों के विकास से संबंधित। तो 73वें संविधान संशोधन 1992 और 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज और नगरीय निकाय को जोड़ा गया, ठीक है। तो ये आर्टिकल 243 उसी से संबंधित है, समझ आ रही बात। ये 243A से लेकर O तक प्रावधान है, फिर P से लेकर ZG तक इसमें चलता है। तो अभी हम देखें कि 8वें अनुसूची तक तो पहले से थे ही, 8वें अनुसूची से पहले थे ही। 9वां जोड़ा गया फर्स्ट अमेंडमेंट, 10वां जोड़ा गया 52वां अमेंडमेंट, 11वां जोड़ा गया 73वां अमेंडमेंट, 12वां जोड़ा गया 74वां अमेंडमेंट। अब कितने अनुसूची है अगर बताएंगे, 12 अनुसूची है, ठीक है। चलो ये भी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट कवर हो गया। 76वें संविधान 1994 तमिलनाडु में आरक्षण को 9वीं अनुसूची में रखा गया है। ये संशोधित अनुच्छेद 31 भी ये आर्टिकल से रिलेटेड है, और चलो इसके बारे में कभी और चर्चा कर लेंगे। 50% से ज़्यादा आरक्षण की बात देखेंगे, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना इसको, स्किप कर देना। प्रमोशन में आरक्षण एक बार रीड कर सकते हो, क्योंकि मैं जो एकदम इंपॉर्टेंट है उसी को बस याद करा रहा हूँ आपको। 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। ये शिक्षा का अधिकार 2, ऐसे याद रखना, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा से 6 याद रखना, 86, शिक्षा का अधिकार 6, शिक्षा 6, तो शिक्षा से 6 याद रखना, 86 अमेंडमेंट, शिक्षा का अधिकार 2 से 2002, तो 86 अमेंडमेंट में शिक्षा का अधिकार मिला, ठीक है। तो इसमें संविधान में अनुच्छेद संविधान के 21A डाला गया है, बाद में अमेंड किया है। तो शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा, आर्टिकल 21A, ठीक है। आर्टिकल 51A में देखो, पहले मूल कर्तव्य, मूल संविधान में मूल कर्तव्य बोले, मूल संविधान में, इस बात को भी आप याद रखना। जैसे हमारे मौलिक अधिकार है वैसे ही हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं। तो मूल संविधान में मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज कितने थे, 0, याद रखना 0 थे। फिर 42वें संविधान संशोधन के बाद, 42वें संविधान संशोधन के बाद कितने हुए, 10 हुए। फिर 86th अमेंडमेंट के बाद 10 + 1 एक और जुड़ गया, अब कितने हैं, 11 हैं। तो ये जो 11 जुड़ा है 51A में, मूल कर्तव्य 51A में है हमारा, ठीक है। ये 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा ही जोड़ा गया है, ठीक, समझ आ रही बात। चलो आगे देखो, अब छत्तीसगढ़ की बात कर लो या इंडिया की बात कर लो, आपको मालूम है जितने सीट्स होते हैं उसका 15% से ज़्यादा मंत्रियों को विभाग नहीं मिलता है, उतने ही मंत्री रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ देखोगे 90 विधायक हैं, तो 90 का 15% निकालो, लगभग 13.5 होता है। तो 13 मंत्री का ही इजाज़त है, 13 मंत्री का ही इजाज़त है, उससे ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। नहीं तो हर किसी को मंत्री पद चाहिए, तो 90 विधायक को मंत्री दे दो, ऐसा नहीं चलता है। तो याद रखना, उससे पहले कोई संख्या लिमिट तय नहीं थी, लेकिन 91st अमेंडमेंट 2003 द्वारा क्या किया गया, 91st अमेंडमेंट 2003 द्वारा क्या किया गया, इसमें मंत्रियों की संख्या 15% तक सीमित कर दी गई। मतलब जितने भी सीटें होंगी उसका 15% ही आप क्या कर सकते हैं, मंत्री रख सकते हैं। तो सर अलग अलग विभाग है तो एक ही मंत्री को 4-5 विभाग दो, क्या तकलीफ, समझ रही बात। तो इसको याद रखना, 91st अमेंडमेंट 2003 में 15% रख दिया। सर कैसे याद रहेगा, तो देखो कोई भी सरकार आ जाए, चाहे विपक्ष की रही चाहे सत्ता की,
नो वन कैन मेक 50% मोर देन 50% मंत्री, ऐसे लेट कर लेना। नो वन से याद रखना 9 और 1 91 संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान रखा गया कि मंत्रियों की संख्या 15% से ज्यादा नहीं होगी। 92 संविधान संशोधन 2003 द्वारा, इसको तो मैं बता दिया, 21वां 71वां और 92 पूरा लाइन से जोड़ा हूं, मैं बताया हूं, ठीक। चलो 93 संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है 2005 में। ये 93 वाला ओबीसी और अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की बात की गई है। शैक्षणिक संस्थानों में देखो, शैक्षणिक संस्थान अलग है और सरकारी नौकरी वाला अलग है। शैक्षणिक वाला आर्टिकल 15 से जुड़ा है और नौकरी वाला 16 से है, ठीक है। तो 15 और 16 दोनों में अंतर है। तो संविधान में अनुच्छेद 15(5) में किया गया। संविधान अनुच्छेद कौन सा है? संबंधित अनुच्छेद 15(5) है। 15(4) तक पहले था, 5-6 सब बाद में जुड़े, ठीक है। 97 देखो, स से सहकारी समिति से संबंधित प्रावधान जोड़े गए और स से 97 बे से बी, तो 43 बी में सहकारी समिति से संबंधित 43 बी जोड़ा गया। इस बात को आप याद रखेंगे। 97 संविधान संशोधन 2011 द्वारा, ठीक है, सहकारी समिति का गठन से संबंधित प्रावधान है, ये याद रखना। बाकी और भी चेंजेस किए हैं उसको हम लोग नहीं देखेंगे। फिर 9 से 99 और 9 से एनजेक, 9 से 99 और 9 से एनजेक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसकी स्थापना की गई। बहुत लंबा चौड़ा कहानी है बस ये एनजेक। और आगे चल के एक हमारे सरदार जी थे, उन्होंने पूरा एनजेक को उठा के डिलीट मार दिया। तो कभी ये सवाल आता है कि JS कहर नाम था उनका, उन्होंने ऐसा कहर बरपाया, बोले क्या तामझाम, क्या चेंज करूं, पूरा डिलीट। तो पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसा पूरा आर्टिकल ही डिलीट कर दिया, उड़ा दिए। 99 संविधान संशोधन को पूरा खत्म कर दिया, एनजेक वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया। बाद में रद्द हो गया ना, JS कहर ढा दिया पूरा। तो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ना, संविधान में संशोधन किया जा सकता है, नहीं किया सकता, सब किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट किया कुछ, ये सब को देख सकता है, बिल्कुल देख सकता है, पूरा उड़ाई दिया, डिलीट कर दिया, ठीक। तो ये 124 याद रखना, ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित आर्टिकल है। 124 से सुप्रीम कोर्ट चालू जाता है और 124 में 90 जोड़ोगे तो आपका हाई कोर्ट आ जाएगा 214। तो 89 और 90 का रूल बहुत इंपॉर्टेंट, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 100वां अमेंडमेंट, ये भारत बांग्लादेश सीमा समझौते से रिलेटेड है। एक पाकिस्तान वाला भी था, नहीं झगड़ा, नो फाइटिंग, याद आ रहा है। तो 100 रुपए में बंगला खरीद सकते हो क्या? तो 100 रुपए में बंगला देखने को मिलेगा आपको। बंगला से ना बांग्लादेश, तो भारत और बांग्लादेश सीमा समझौते का अनुमोदन किया गया। 101 में जीएसटी, देखो 1 नेशन 1 टैक्स बोलते नहीं, 1 नेशन 1 टैक्स, तो 1 नेशन 1 टैक्स से 101, 1 नेशन 1 टैक्स, जीएसटी ला दिए। दुनिया भर का टैक्स को समाप्त करके क्या कर दिए? जीएसटी ला दिए। तो ये 101 में जीएसटी है, याद रखेंगे। 102 में क्या है? देखो 102 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला था, ठीक है। 102 संबंध। और 103 में इकोनॉमिकली जो भी वीकर सेक्शन है, वीकर सेक्शन इकोनॉमिकली रूप से उनको 10% आरक्षण की बात की गई। 15(6) और 16(6) जोड़ा गया। 15 शिक्षा से संबंधित है और ये नौकरियों से संबंधित है 103rd अमेंडमेंट द्वारा। तो 103, ये 3 को ना ऐसे उल्टा करोगे तो ई आता है। ई से इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए 10% आरक्षण की बात की गई है। 104 वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट हाल फिलहाल का। जैसे अगर आप छत्तीसगढ़ में होंगे तो छत्तीसगढ़ में सीटें पहले कितने थी? 90 + 1 था। लोकसभा में 545 में 543 से निर्वाचित आते थे। 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। क्यों मनोनीत किया जाता था? क्योंकि इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो शुरुआत में बढ़ावा देने के लिए रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन आगे चल के बोले कि भैया तुमको जितना मौका मिलना था ग्रो करने के लिए, ग्रो कर लिए। तो ये बताइए अब क्या जरूरत है? तो ये समाप्त कर दिए गए 104 अमेंडमेंट के द्वारा। तो लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों के लिए आरक्षण समाप्त कर दिया गया है, ठीक। संबंधित बात समझ आई बात? तो ये आर्टिकल 334 प्रभावित हुआ इस, ठीक। ये देखो चलो छोड़ो। 105वां संविधान संशोधन, राज्य को पिछड़े वर्ग की सूची तैयार करने का अधिकार पुनः बहाल किया गया। ये 105वां संविधान संशोधन था। अब हम 2 संविधान संशोधन को छोड़ के रखे थे, 42वें और 44वें। इस पर हम डिटेल से बात करते हैं। देखो 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको लघु संविधान भी बुलाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इतने सारे प्रावधान चेंज किए गए, इतने सारे डाले गए, इसलिए इसको छोटा संविधान संशोधन या छोटा संविधान भी बुलाता है, लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। ये इंदिरा गांधी का समय था। इंदिरा गांधी मनमानी की पूरा
देखो 42वां संविधान संशोधन, जिसमें मिनी संविधान भी कहा था, इंदिरा गांधी सरकार के दौरान आपातकाल के समय लगाया गया था। इसे भारतीय संविधान के सबसे व्यापक और विवादास्पद संशोधनों में से एक माना जाता है। क्या क्या देखे थे, तो संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया। संविधान की प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया? स्पा जोड़ा गया। स्पा, एस से समाजवादी, पी से पंथ निरपेक्ष, क्या पंथ निरपेक्ष, और ए से अखंडता। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ को ही धर्म बोल दिया जाता है संविधान की नजर में, लेकिन शाब्दिक दृष्टि से देखें तो दोनों का मतलब अलग है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष एक ही है। समाजवादी, पंथ पेक्ष और अखंडता जोड़ा गया शब्द में। ठीक है, क्लियर। चलो, फिर मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया, तो ऊपर बताए अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। और भाग की बात करें तो भाग 4A जोड़ा गया, उसके अंदर 51A, इसमें मौलिक कर्तव्य शामिल किए। नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया, मौलिक कर्तव्य। आगे चल के 11वां जुड़ा था, कौन से अमेंडमेंट के तहत? 86 अमेंडमेंट के तहत जुड़ा गया। निदेशक सिद्धांतों में संशोधन कर लिए गए। अब देखो, निदेशक सिद्धांत मतलब डीपीएसपी, ये भाग 4 में ये कवर होता है, चैप्टर 4 में, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसमें 36 से लेके 51 तक के आर्टिकल हैं। तो इसमें 39A जोड़ा गया, 43A जोड़ा गया, 48A जोड़ा गया। 39A, 43A और 48A जोड़े गए निदेशक सिद्धांतों में संशोधन। ठीक है, तो ये मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित है। ठीक है, और ये आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, 48A। उसके बाद न्यायपालिका की शक्तियों में कटौती, उच्च न्यायालयों की न्यायिक समीक्षा की शक्तियों को सीमित किया गया। और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया ताकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया को संसद के लिए आसान बनाया जा सके। ठीक है, कि आसानी से जो कानून लाना है वो ला लें। राष्ट्रपति की शक्तियों में परिवर्तन, ये भी पूछा जाता है। राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य कर दिया गया। राष्ट्रपति भैया कोई बात मना नहीं कर सकते हैं। अभी आपको मालूम है कि किसी बिल को कानून बनने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से होकर गुजरना पड़ता है। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि भैया राष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं, मैं जो बोलूंगी वो काम होना चाहिए। तो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना अनिवार्य कर दिया गया। सलाह की बात कर रहा हूँ, सलाह की बात कर रहा हूँ। तो सलाह मानना कंपलसरी कर दिए गए, है ना। आगे चल के मोरारजी देसाई की सरकार ने 44वें संविधान संशोधन में इसको फिर से बोले कि नहीं, मना कर सकते हैं लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल में विस्तार, संसद और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 साल कर दिया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाई थी किसी भी कारण से, तो इनके खिलाफ काफी ज्यादा नाराजगी थी और ये चुनाव में उनको देखने को मिला भी। तो उनको मालूम था कि भैया अब भी तुरंत चुनाव होगा ना तो मैं हार जाऊंगी चुनाव। इस वजह से क्या किए, जो कार्यकाल 5 साल का होता है लोकसभा और विधानसभा, उसको 6 साल कर दिए। अरे गर्मा गर्मी का माहौल होता है, कभी कभार देखना मंत्री के पास ये पावर रहता है, प्रधानमंत्री के पास, कि वो जो भी लोकसभा में उसको भंग करा दें और फिर से चुनाव कराने के लिए बोले। ऐसा कब करेगी सरकार मालूम? मान के चलो एकदम मंदिर का मुद्दा उठाया, अब सब जान रहे कि मंदिर के नाम से वोट मिल जाएंगे, अब भी मंदिर बनाए, काम करो। ठीक है भैया, अभी तड़फड़। मान के चलो मोदी जी 2029 की बात आ गई, 2027-28 का समय चल रहा है और भारत ने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया और पाकिस्तान को जीत लिया। अब तुरंत सारी जनता मोदी के साथ हो जाएंगे, रे वाह पाकिस्तान को जीत लिया, पाकिस्तान को जीत लिया। अब इस टाइम में क्या कर सकते हैं? हाँ भाई, लोकसभा भंग कर दो, फिर से चुनाव करा दो, क्योंकि अभी तरोताजा गरम गरम माहौल है, हम जीत सकते हैं। तो ऐसे ही इंदिरा गांधी को मालूम था कि अभी हारेंगे, 1 साल देख लेते हैं, तो 5 साल से 6 साल कर दिए। आगे चल के इसको फिर से 6 से 5 कर दिए थे 44वें संविधान संशोधन द्वारा। आपातकाल के प्रावधान को कठोर बना दिया, आपातकाल की घोषणा की शर्तों को सख्त किया गया, मौलिक अधिकारों के निलंबन के प्रावधानों को और विस्तृत किया गया। आर्टिकल 31C में चेंजेस लाए गए। यदि कोई कानून राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के अनुपालन में हो तो उसे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती। ये क्या बोल रहा है? देखो, 2 चीजें हैं, एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, और एक है डीपीएसपी। एक फंडामेंटल राइट और एक है डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट के लिए ना राज्यों को बंधन है कि भैया राज्य फॉलो कर सकते हैं, अगर नहीं किए, राज्यों ने उल्लंघन किया मौलिक अधिकारों की, तो सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी में ऐसा कोई कानून नहीं है कि ये प्रवर्तनीय है, ऐसा नहीं है। डीपीएसपी में राज्यों को, मतलब सरकारों को मानना है तो माने, नहीं तो नहीं माने। लेकिन बोले कि अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में टकराव हो जाए तो हम फंडामेंटल राइट को नहीं मानेंगे, डीपीएसपी को मानेंगे। तो यदि कोई कानून राज्य नीति के निदेशक तत्व सिद्धांतों के अनुपालन में है, कोई कानून डीपीएसपी को फॉलो कर रहा है, तो उसे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन के लिए चुनौती नहीं दी जा सकती। डीपीएसपी को फॉलो कर रहा है, उसके चलते इसका उल्लंघन हो गया, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। यह अनुच्छेद 21C में चेंजेस लाए गए। तो संक्षेप में देखो, 42वें संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान की संघीय संरचना को केंद्रीकृत कर दिया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर कर दिया गया। इसे व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा और इसे लोकतंत्र के लिए हानिकारक माना गया।
44वें संविधान संशोधन 1978। तो इसमें देखो जितने भी 42वें हुए थे ना, ज्यादातर जो भी बुरे नियत से किए गए थे सबको चेंज कर दिए गए, है ना। पुनर्स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। किसकी सरकार द्वारा? जनता पार्टी सरकार। ये मोरारजी देसाई उस समय आए थे सत्ता में, लेकिन ज्यादा देर टिके नहीं। तो देखो संपत्ति के अधिकार का परिवर्तन किया, अनुच्छेद 31 को हटाकर अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया। तो पहले हमारा अनुच्छेद 31 जो था वो मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब वो विधिक अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार हो गया है। आपातकाल की घोषणा की शर्तों में संशोधन। और देखो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इमरजेंसी लगाना करके राष्ट्रपति जी को फोन किए। हाँ राष्ट्रपति जी 1975 की बात है, इमरजेंसी की। उस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को मंत्रिपरिषद की सलाह मान लिया गया, जबकि इमरजेंसी के लिए बात बोली गई है कि भैया मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल की आपको सलाह माननी होगी। लेकिन अब भैया वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को आप मंत्रिपरिषद की सलाह मान लोगे, और वो तो मंत्रिमंडल बोल रहा हूँ, मंत्रिमंडल है ना। नेशनल इमरजेंसी की बात है 352 में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग हुआ है। तो मंत्रिमंडल की सलाह आवश्यकता थी ना कि प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री की सलाह को आपने पूरे मंत्रिमंडल की सलाह मान लिया, है ना, मंत्रिमंडल की सलाह मान लिया। और उस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को आप एक प्रूफ मान लिए कि इमरजेंसी लगाना है। तो ऐसा नहीं होता साहब। इसने बोला राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के राष्ट्रपति को कैबिनेट की लिखित अनुशंसा आवश्यक की गई। लिखित में परमिशन, रिटर्न में, ये कोई फोन वाला सिस्टम नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे ही हुआ था। इंदिरा गांधी ने फोन लगाया और इमरजेंसी लगा दिए। राष्ट्रपति को कैबिनेट की मंजूरी, और वो भी लिखित मंजूरी जरूरी की गई। ठीक है, अभी मैं बात करूंगा अभी तो कैबिनेट देखो इमरजेंसी पार्ट 20 में भाग 20 में दिया गया है। 3 प्रकार की इमरजेंसी का जिक्र है, 352, 356 और 360 में। ये राष्ट्रीय आपातकाल, ये राज्य आपातकाल और ये वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी मतलब इसको प्रेसिडेंसी रूल भी बोल सकते हो आप, और 360 में वित्तीय आपातकाल, वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। तो ये कैबिनेट शब्द का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 352 में है, एकमात्र यही जगह। और बोले क्या है कैबिनेट का मतलब? तो कैबिनेट का मतलब यही लिखा है, कैबिनेट स्तर के मंत्री, बस यही डेफिनेशन में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 352 ये याद रखना। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा देखो क्या क्या किया गया। मौलिक अधिकारों को और सुरक्षा प्रदान किया गया, क्योंकि इमरजेंसी जब था तो जिसको मन चाहे जेल में डाल दे रहे हैं, जब तक मन चाहे जेल में डाल दे रहे हैं। उस टाइम मोदी जी भी घूम रहे थे शक्ल बदल बदल के, ठीक है। तो ये कहानी थी। अब इसको भी मैं थोड़ा सा डिटेल में बता के खत्म करता हूँ, आखिरी बात, क्योंकि हमारा ये अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। देखो आपको मालूम है कि बहुत सारे मौलिक अधिकार हमको मिले गए। 352 में नेशनल इमरजेंसी लगने की बात की जाती है। नेशनल इमरजेंसी 352 में नेशनल इमरजेंसी लगती है। और 352 ये कहता है कि अगर 352 लगा, 352 के तहत अगर नेशनल इमरजेंसी लगा, आर्टिकल 352 के तहत अगर नेशनल इमरजेंसी लगा, तो आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 में जो भी मौलिक अधिकार हैं वो स्वतः निलंबित हो जाएंगे, अपने आप। स्वतः मतलब अपने आप। क्या बोल रहा हूं? अगर आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगता है, तो आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, स्वतः निलंबित हो जाएगा, ठीक है। और आर्टिकल 359 क्या बोलते हैं? अगर आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगा, तो आर्टिकल 359 के तहत आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ये हो जाएगा और ये करना पड़ेगा, किया जा सकता है, ठीक। वो अपने आप हो जाएगा, ये इसको करना पड़ेगा। इस बात को एकदम याद रखना, एकदम बारीक पॉइंट है, ठीक है। जैसे प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, तो ऑटोमेटिक हो जाता है, और यहाँ पे करना पड़ता है। तो अनुच्छेद 20 और 21 को संशोधित कर आपातकाल के दौरान भी इन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। 359 में संशोधन कर इन अधिकारों को निलंबित करने पर रोक लगाई गई। बताया था 20-21 को छोड़ के कर सकते हैं, 20-21 को कर ही नहीं सकते। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा कार्यकाल को 5 साल कर दिए गए, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियों में सुधार किया गया कि सलाह पर विचार करने का अधिकार पुनः बहाल किया गया। ये उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को फिर से दे दिया कि भी आप कर सकते हो। यही लिखा हुआ है कि 44वें संविधान संशोधन ने 42वें के कई विवादास्पद प्रावधानों को पलट दिया और लोकतंत्र और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बहाल किया। इस संशोधन ने भारतीय संविधान को उसकी मूल भावना के करीब लाने का कार्य किया। इन दोनों संशोधनों ने भारतीय संविधान के ढांचे और भारतीय लोकतंत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, और ये पॉइंट आप आगे पढ़ सकते हो। तो ये सेशन कैसे लगा मेरे मित्रों, जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ
ठीक है, ये सेशन कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। और इस सेशन में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे सभी को कवर कराया है, और जहाँ पे लगा रिक्वायरमेंट की थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँ वहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ये एकदम सफिशिएंट है, एकदम इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको जरूर याद करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के अपना रिप्लाई दीजिएगा, और लाइक करना नहीं भूलना है आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।